नमस्कार, मैं हिकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज मैं आपसे आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में जानना चाहता हूँ। नया अपडेट क्या है? क्या कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, बताया जा रहा कि करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति है और जितनी धांधेबाजी उन्होंने इस एग्ज़ाम में यूपीएससी में की है, कहीं नाम चेंज है, कहीं कास्ट का फ़र्क है, कहीं जो डिसेबिलिटी है उसको शो किया है। और क्या ईडी ने भी कोई कार्रवाई की? उनकी माता का एक फ़ोटो गन लेते हुए वो भी सामने आया था, तो उसके बारे में अपडेट क्या? कोई कार्रवाई हुई या नहीं है? इस देश में कानून का मजाक किस तरह आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपके साथ आरएसएस, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी और आपके साथ इस सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो होने चाहिए जी। इस देश में कानून का इतना बड़ा मजाक आज तक कभी नहीं बना। पूजा खेड़कर का मामला रोज आप पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे तो पता चलेगा कि कितना संगीन मामला है। मामला इतना संगीन है कि पूजा खेड़कर ने हर हलफनामा जो दिया, हर जो बात कही, हर उसका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। उसकी पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा फर्जी है। उसने कहा कि मेरे माँ और बाप में तलाक हो गया है, वो दोनों अलग अलग रहते हैं, इसलिए मैं ओबीसी का जो आरक्षण है उसकी हकदार हूँ जी। अब उसकी भी जांच हो रही है कि क्या इसके माँ बाप दोनों के बीच में कभी विवाद हुआ या इनका कोई डिवोर्स हुआ या ये अलग रह रहे थे। पूजा खेड़कर ने अपना नाम बदला। पहले अपना नाम बताया कि पूजा खेड़कर है, फिर उसने अपना नाम लिया पूजा दिलीप खेड़कर, अपने पिताजी का नाम जोड़कर। तीसरी बार कहा मेरा नाम पूजा दिलीप मनोरमा खेड़कर है जी। फिर उसके बाद ये पता चला कि उसने जो पेपर दिए, उसके पेपर जो है, जो कि यूपीएससी में एग्ज़ाम होते हैं, उसमें वो खुद नहीं बैठी, उसके एग्ज़ाम किसी और व्यक्ति ने दिए जी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसमें जो लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने, 5 लोगों में यूपीएससी के तत्कालीन और इस समय जिन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया घबराहट में, मनोज सोनी जी, वो बैठे थे। और हर कैंडिडेट को, हर जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो 50 नंबर दे सकता है। मैक्सिमम नंबर जो है 250 होते हैं। पूजा खेड़कर को 184 नंबर मिले और 184 में सबसे बड़ी बात है कि मनोज सोनी ने, जो इंटरव्यू के अध्यक्ष थे उस समय के और यूपीएससी के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने उसे 50 में से 50 नंबर दिए। यानी कि जहीन से जहीन व्यक्ति को भी आज तक के यूपीएससी के इतिहास में एक किसी भी व्यक्ति ने 50 में से 50 नंबर नहीं दिए। तो एक तरह से आप समझिए कि मनोज सोनी किस हद तक पूजा खेड़कर के समर्थन में थे। जी। पूजा खेड़कर के पिता हैं वो बड़े चालबाज, चतुर और फंटुश किस्म के नौकरशाह रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि वो कितने चतुर और कितने प्रभावशाली अधिकारी थे कि जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, अभी वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, अच्छा, वो जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है उससे, जी। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की कि मेरे पास जो है 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अच्छा। और अगर दरअसल देखा जाए तो उसके पास जो है तकरीबन 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पूजा खेड़कर की प्रॉपर्टी भी 17 करोड़ तो उसके बैंक अकाउंट में कैश जमा है। उसमें 4 गाड़ियाँ हैं, 6 फ्लैट हैं, कृषि योग्य भूमि जो है 6 जगह पर है। उसकी माँ के पास जो है हथियार हैं। उसकी माँ इतनी दबंग औरत है कि वो लोगों को बंदूक लेकर धमकाती है और बुलडोज़र ले जाकर लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेती। तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ के सारे जो कीटाणु हैं वो मनोरमा खेड़कर में हैं। बुलडोज़र ले जाओ, बंदूक से धमकाओ, बुलडोज़र से लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर लो। तो मुझे वो लगता है वो लेडी योगी आदित्यनाथ है, मनोरमा खेड़कर। अब जिस योगी जी तो छुड़वाते हैं ना, वो तुड़वाते हैं, ये कब्जा कर रहे हैं, अलग अलग है। कब्जा नहीं कर रहे, वो भी तो कब्जा छुड़वा रही है औरों का। अच्छा, दूसरों जिनकी भूमि है उस पर कब्जा करवा रही है। कब्जा छुड़वा के तभी तो कब्जा करेगी। और जो आप योगी आदित्यनाथ का करेंगे, योगी आदित्यनाथ कब्जा छुड़वाते हैं, कब्जा किसका है, सच या झूठ क्या है, ये बताना अदालत का काम है। अगर योगी आदित्यनाथ को इतनी अकल हो तो भारत को चाहिए कि वो जो लैंड का जो कानून है सारे वो बंद कर दे।
कहे जी वो चीफ मिनिस्टर जाएगा, कहेगा इस ज़मीन पे कब्जा कर लो, ये ज़मीन हमारी है। तो कानून का तो कोई मकसद नहीं रहा। कानून का मकसद ये है कि लेकिन उनका ये कहना, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा देंगे। कौन? योगी जी कहते हैं ना, जो जिस भाषा में समझेगा योगी जी उस भाषा अगर में समझा देंगे। ये जो इससे तो है, हलबली अपराधियों में मस्ती है ना। अब योगी आदित्यनाथ खुद बड़े अपराधी हैं, उनके खिलाफ खुद 21 मुकदमे थे, खुद उन्होंने भरा कि मेरे ऊपर जो ये मुकदमे दंगा फसाद कराने का, लोगों को मरवाने का। योगी आदित्यनाथ खुद 2007 में जब लोकसभा के वो सदस्य थे तो इस संसद में रोते थे, कहते थे कि मुलायम सिंह की सरकार में मेरी जान चली जाएगी, ये मुझे मार देंगे, अध्यक्ष महोदय मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। योगी आदित्यनाथ रोए थे। नहीं, वो और ये सबने देखा है जी, सबने देखा है ना। वो तो जो आदमी खुद आदतन इरादतन अपराधी रहा है, जिस पे 81 मुकदमे हैं, और वो कानून की बात किस भाषा में करता है? जैसे सीएम बना उसने कहा मेरे खिलाफ सारे मुकदमे जनहित में वापस ले लो। तो कल को अगर दाऊद इब्राहिम देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो दाऊद इब्राहिम कहेगा मेरे खिलाफ सारे मुकदमे हैं, वो वापस ले लो। तो इसी से तो प्रेरणा मिलती है बदमाशों को, अपराधियों को, कि वो सत्ता में आकर सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाए। तो ऐसी हालत में आपका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में मैं समझाऊंगा। तो ये जो होता है, वक्त के समय आदमी समझता है कि सत्ता मेरे हाथ में है तो मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ। दरअसल होता ऐसा नहीं है। कानून सबसे बड़ा सिकंदर होता है और वक्त सबसे बड़ा सिकंदर होता है। जी, आप जो पूजा खेड़कर, तो पूजा खेड़कर की जो हम बात कर रहे थे, उसकी माँ, जिसको मैंने कहा कि वो लेडी योगी आदित्यनाथ है, वो इस समय जेल में है। अब देखिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई जी, भूमि कब्जाने की हो गई। यूपी में भी भूमि कब्जाने की कई लोगों पे केस दर्ज हुए। आप अगर नाम गिनेंगे तो अतीक अहमद पर भी यही आरोप थे। अतीक अहमद के अलावा जो दूसरे लोगों को जिनको अभी जेल के अंदर मार दिया गया, उन पे भी यही आरोप थे। ये आरोप लगते ही तुरंत ईडी जो है सक्रिय हो जाती है। वो कहती है कि इन्होंने ये अपराध किया, क्लासिफाइड अपराध किया है, हम जो है पीएमएलए में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पूजा खेड़कर की माँ के खिलाफ आज के दिन एफआईआर है। पूजा के खिलाफ एफआईआर है, उसे फर्जी दस्तावेज दिए। यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करा रखी है और अब तक जो है ईडी ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। तो इससे हर आदमी को लगेगा कि देश में एक कानून नहीं है, दो तरह के कानून हैं। एक कानून वो जो है वो दूसरे लोगों पर लगता है और एक कानून वो है जो कि पूजा खेड़कर पर नहीं लगता। तो नहीं लगता वाली बात जो है वो ये बताती है कि देश में अभी भी कानून जो है वो इस हिसाब से काम नहीं करता कि कौन व्यक्ति ने अपराध किया है, बल्कि वो इस बात पर करता है कि किस व्यक्ति का कितना किससे रसूख है। जी, और रसूख की वजह से ही लोगों की जो आस्था है अदालतों में भी कम होती है और कानून को लागू कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें भी कम होती है। अब आप देखिए कि जिन लोग बच्चों ने संसद में घुसकर 13 दिसंबर 2023 को और बहुत सारे नारे लगाए और ये कहा कि हमें रोजगार चाहिए, हम भगत सिंह का सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं मिला, उन पे यूएपी लग गया। उनके ऊपर दिल्ली पुलिस जांच करती रही। दिल्ली पुलिस की 50 टीमों ने जांच की। अल्टीमेटली उनके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन आज तक उनको चार्जशीट की कॉपी, क्या कहें एफआईआर की कॉपी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। तो उनका अपराध बड़ा है या पूजा खेड़कर का बड़ा है, सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी भी रो रो कर बता रहे थे कि इन्होंने 2.5 घंटे तक मेरा गला घोट दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, ये लोकतंत्र की हत्या है, मोदी जी कह रहे थे। अब अगर आप मोदी जी का इतिहास देखें तो मोदी जी की पार्टी ही पूजा खेड़कर के समर्थक की पार्टी है। मोदी जी और पूजा खेड़कर के समर्थकों में कोई फ़र्क नहीं है। मोदी जी के बारे में आप समझ लीजिए, लोकतंत्र का गला किसने घोटा? मोदी जी ने। जब 3 किसान बिल पास होने थे तो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष को, जो कि उन कानूनों का विरोध कर रहा था, उसको बोलने की अनुमति नहीं दी गई।
और ये किया गया कि राज्यसभा में तो उस समय जो स्थिति थी वो ये थी कि जो पुरुष सांसद थे उनके सामने तो महिला वॉच एंड वार्ड की महिलाओं को खड़ा कर दिया गया, और जो महिलाएं थी उनके सामने पुरुष वॉच एंड वार्ड के लोगों को खड़ा कर दिया गया। वो इसलिए कि अगर वो महिला वॉच एंड वार्ड को पुरुष सांसद कुछ कहें तो मोदी सरकार आरोप लगाती कि उन्होंने महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर ली। तो 3 मिनट में जो है वो कानून पहले पास हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद जब वापस लेने थे तब भी विपक्ष को नहीं बोलने दिया, तब भी वो जो है 15 मिनट में वापस हो गए। कर रहा है सर, ना अब कर रहा है विरोध, बाहर भी वो विरोध नहीं कर रहा है, और कानून के जो बड़े जानकार हैं या वकील हैं वो भी इतना विरोध कहीं उनका नजर नहीं आ रहा। कौन विरोध नहीं कर रहा? विरोध करने का मतलब थोड़ी कि बंदूक लेके निकल ले आदमी या बम ले ले या टैंक चढ़ा दे। हर ग्राउंड पे तो कुछ दिखे ना ग्राउंड पे आप दिल्ली पुलिस ने आज के दिन ये व्यवस्था कर रखी है कि हर दिन दिल्ली जैसे शहर में हर दिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा 30 जगह 144 धारा जो पहले थी वो लगी हुई होती है। एक रिसर्चर थे, उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने बताया सन 2022 में कुल 8,570 जगह दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू की गई। दिल्ली में 11 जिले हैं और निषेधाज्ञा अगर उसकी एवरेज निकालेंगे 365 दिन से भाग देंगे तो रोज़ तकरीबन 32-33 जगह दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिए हैं, आप यहाँ प्रदर्शन धरना नहीं कर सकते। धरना करने की एक जगह थी जंतर मंतर। धीरे धीरे उसका स्थान छोटा 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 करते हुए अब ऐसा कर दिया है कि वहाँ पर आप जा नहीं सकते। 100 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हर जगह बैरिकेड होता है और लोगों के बोलने के अधिकार को ख़त्म कर दिया है। आप जो कह रहे हैं विपक्ष नहीं बोल रहा, विपक्ष संसद में बोलता है, विपक्ष संसद के बाहर बोलता है, हमारे जैसे आदमी यूट्यूब पर बोलते हैं, लोग प्रदर्शन करने के लिए लगातार जो है खड़े रहते हैं। लेकिन यह है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई जो है विपक्ष जो है बोले, और जब बोलते हैं तो मोदी जी जैसा आदमी वो कहता है जी मुझे बोलने नहीं दिया। आप देखिए तीनों आपराधिक कानून जिन्हें बदला गया, IPC, CRPC और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनको बदलने के बाद जो 3 नए कानून आए हैं, एक BNS, एक BNSS और एक इंडियन एविडेंस संहिता, ये तीनों कानूनों को जब पास कराया गया 17 दिसंबर 2023 को लोकसभा में, तो 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। तो जब आपको सांसदों को बाहर निकाल दिया तो वो आधे घंटे में सारे कानून पास हो गए, और सारे कानूनों को पढ़ने नहीं दिया किसी को। अब पढ़ने के लिए सरकार जो है, जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कहते हैं जी कि हमने तो सारे जजों को चिट्ठी लिखी थी, सारे सांसदों को चिट्ठी लिखी थी। अरे भाई चिट्ठी लिखी तो उसके जवाब तुमने इकट्ठे किए, उनके जवाब पढ़े, उससे पहले तो आपने पास ही कर दिए। तो एक तरह से बुली करने, धमका कर, अपनी तानाशाही के दम पर सरकार अगर सोचती है कि वो संसद और लोकसभा में अपनी गतिविधियों को चला सकती है, विपक्ष को नहीं बोलने देगी। यानी आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के राज में सबसे ज़्यादा सांसदों के भाषणों को अंश हटाए गए हैं किताबों से, तो वो ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के राज में हुआ है। हर चीज़ को हटा दो, सरकार के खिलाफ कोई शब्द नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कहेंगे कि राहुल गांधी ने विशेषाधिकार भंग किया है क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिससे संसद की मर्यादा का हनन हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आरोप लगाने के लिए वो चिट्ठी पहुंची और जब संसद की कार्रवाई मैंने देखी तो क्या पता चला, राहुल गांधी पे जिन जिन बातों को बोलने का आरोप है वो पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ने किताब से हटा दिया है। तो जब किताब से हट गया तो आप उस पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो चिट्ठी लिखी थी बांसुरी स्वराज ने, सुषमा स्वराज की बेटी ने, कि राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो जैसे ऐसे ही है जैसे आपके खिलाफ FIR ना हो और पुलिस को कोई कहे जी ने गिरफ्तार किया जाए इस फलाने। तो ये जो है लोग कानून को नहीं जानते, कानून का मजाक उड़ाते हैं और कानून का मजाक उड़ाते हैं और ये समझते हैं कि देश के लोग अनपढ़, जाहिल और गंवार हैं, वो हमारी बातों को समझेंगे नहीं। अब जो लुबो लुबाव है सारी बात का,
वो ये है कि संसद में कल जो बजट आया, जी, मैंने आपको कल भी बताया, इस पूरे बजट को अगर आप पढ़ लेंगे तो मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार ने महिला बाल विकास कल्याण की जो राशि है वो कम कर दी है, 22,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। लेकिन अल्पसंख्यक का तो बढ़ा दिया ना, अल्पसंख्यकों का कहाँ बढ़ा दिया? आज खबर है सर। कितने रुपए बढ़ा दिए? कुछ तो करोड़ बढ़ाए होंगे। कुछ करोड़ बढ़ाए, हजारों करोड़ कम कर दिए। ये तो ऐसे है जैसे मैं आपकी 4 रोटी छीन लूं और फिर कहूँ थोड़ी सी चटनी ले लो, वो चाट लो। भाई आप जो है, सरकार ने किसानों के हित की सरकार है ये, और इस किसानों के हित की सरकार ने क्या किया, मनरेगा के 36,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। मनरेगा किसको जाती है? जो बेरोजगार हैं ग्रामीण। इस सरकार ने क्या किया, किसानों के कल्याण के लिए जो बजट था उसमें भी 32,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। सोना 3,500 रुपये कम हो गया सर, सोना के रेट घट रहे हैं। सोने के रेट जो कम होंगे वो मैं आपको बता दूं, उसका फायदा अडानी, अंबानी, मल्लापुरम और ये मुथूट और जो टाटा की कंपनी है उसको होंगे, तनिष्क को। क्योंकि जो बल्क में खरीदेगा और जो अडानी अंबानी के गोल्ड बैंक के चैनल से गोल्ड खरीदेगा उसको ये छूट मिलेगी, प्लेटिनम की छूट मिलेगी, चांदी की छूट मिलेगी। आम जनता को जो विदेशों से गोल्ड लाती है उस पे टैक्स की दर 44% आज भी है। तो ऐसा मत समझिए कि इसका कोई लाभ है। हाँ, इस बजट का एक फ़ायदा हुआ है, अडानी की नेट वर्थ जो है अगले साल 1 लाख करोड़ बढ़ जाएगी, अंबानी की भी 1 लाख करोड़ बढ़ जाएगी, टाटा की 75,000 करोड़ बढ़ जाएगी, और जो 22 बड़े घराने हैं जिनके पास देश की 71% संपत्ति है आज के दिन, वो इस बजट की वजह से अगले साल इन्हीं दिनों जब हम बात करेंगे वो 75% हो जाएगी। टैक्सेस सर बढ़े हैं आपके हिसाब से? टैक्स बढ़े हैं, ये इतना है कि जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ और कहो जी मैं खून देने के लिए तैयार हूँ देश के जवानों के लिए, उनकी शहादत से उनको बचाने के लिए, और रेड क्रॉस को जैसे एक लिमिट है कि आप उनका खून जो है 1 बोतल निकाल सकते हैं। और ये सरकार को अगर छूट दे दी जाए तो निर्मला सीतारमण अगर डॉक्टर होती तो कहती है इसका 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट खून निकाल लो। यानी हाल ये है इस सरकार के राज में कि एक बार एक आदमी था, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, वो खून देने गया तो डॉक्टर से उसने कहा मेरा खून ले लो। डॉक्टर ने कहा भाई तेरा खून नहीं लेंगे। उसने क्यों नहीं लोगे? बोले अगर हम तेरी 1 यूनिट खून निकाल लेंगे तो हमें 2 यूनिट चढ़ानी पड़ेगी तेरे को, ताकि तू यहाँ से जा सके। तो इस सरकार ने लोगों का हाल ये कर लिया है, खून चूस कर 14,000 करोड़ रुपए के 14 लाख करोड़ रुपए के टैक्स लगे हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा, 14 लाख करोड़ के टैक्स जो है मोदी सरकार ने इस बजट में लगाए हैं। और वो किससे वसूले जाएंगे? सबसे गरीब आदमी से। अंबानी अडानी से नहीं वसूले जाएंगे, वो तो शादी करेंगे बेटे की, फिर 5,000 की जगह 10,000 करोड़ खर्च करेंगे। गरीब आदमी से किसकी जगह पैसे ले रही है सरकार? टैक्स, इनकम टैक्स के नाम पे। मैंने कल भी बताया 2.5 लाख से अगर ज़्यादा आपकी आमदनी है साल की तो अब सरकार 5% आपसे टैक्स लेगी। मैंने आपको बताया कि जो कोऑपरेटिव जो सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, अगर उनका शेयर 20,000 रुपये है तो 30% टैक्स लेगी। सरकार ने क्या किया है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो जो है 10% था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, वो 12.5 कर दिया, यानी 25% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या किया सरकार ने, वो बढ़ा दिया है 33%। पहले 15% था, अब 20% आपको देना पड़ेगा। इसी तरह सरकार ने जो लोग फॉरवर्ड और फ्यूचर जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके ऊपर 0.02% टैक्स लगा दिया है। अब आपको समझ नहीं आएगा 0.02% क्या होता है। उसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर बाज़ार में एक दिन में 2 लाख करोड़ रुपए की ट्रेडिंग होती है तो उससे सरकार को 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे।
और जो 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे वो कहाँ जाएंगे? सरकार के खजाने में जाएंगे। और जो लोग फ्यूचर और ऑप्शनल जो भी काम करते हैं उनका जो दिवाला निकलेगा उसकी भरपाई कोई नहीं करता। तो इस सरकार का जो बजट है उसमें 14 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है सरकार ने। और 14 लाख करोड़ रुपए का लोन का मतलब समझते हैं, अभी तक हमारे देश पर इस बजट से पहले जो सरकारी और दूसरे संस्थानों से और विदेशी संस्थानों से जो हमने लोन लिया है वो था 218 लाख करोड़ रुपए। अब ये बढ़कर हो जाएगा, 14 लाख और जोड़ लेंगे तो 232 लाख करोड़ रुपए। अब 232 लाख करोड़ का मतलब लोग नहीं समझेंगे अगर हम इसे बताएं कि प्रति व्यक्ति मेरे ऊपर अगर इस बजट से पहले जो कर्ज था वो 1,52,000 रुपये था। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई लोन नहीं लिया है, सरकार की वजह से मेरे ऊपर लोन, प्रति व्यक्ति लोन जो है वो अब 1,68,000 रुपये हो गया। यानी मेरे नाम पे 16,000 रुपये का लोन मोदी सरकार ले रही है हर आदमी के नाम पे, और वो सरकार जो है गुलछल्लों में उड़ा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कह रही है कि हमने 11 लाख करोड़ इस बजट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? रेल की पटरियां बह जाती हैं, सड़कें गिर जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, हवाई अड्डे गिर जाते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं टूट जाती हैं, हर जगह बाढ़ आ जाती है, नली नाले जो है और नालियां तक ये सरकार बना नहीं पा रही। तो ऐसी हालत में सारा पैसा कौन खाता है? ये सारा पैसा वो ठेकेदार खाते हैं जो गुजरात से आते हैं, ठेके के नाम पर वो ठेका लेते हैं और उसके बाद उसकी सबलेटिंग करते हैं, स्थानीय लोगों को दे जाते हैं, भाई तुम इसको करो, हमने अपना हिस्सा ले लिया, अब ये बाकी तुम्हारा है। तो इस सरकार में आज के दिन जो है गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है। गरीब को ये बजट और गरीब करेगा, अमीर को और अमीर करेगा। ये बजट जो है लोगों की रोटी और उनकी थाली में से खाना छीन रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो मिड डे मील है उसका बजट इस सरकार ने आधा कर दिया है। बच्चों को जो दलिया मिलता है घोला हो पानी में घोल के, जो थोड़ी सी पतली सी दाल मिलती है उसमें दुगना पानी मिला दिया है। तो सबसे ज़्यादा इस बजट का नुकसान अगर किसी को होगा तो बच्चे और उसकी माँ को होगा, माँ बेटे को होगा, इस देश के बच्चों को होगा, इस देश की औरतों को होगा, इस देश के गरीब आदमी को होगा। और सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वास्तव में ये बजट देश के विनाश का बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट के लिए। आपने पूजा खेड़कर से लेकर बीएनएस और उसके बाद में बजट के ऊपर जो बोला, तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। 3 बड़े अपडेट्स दिए सर ने, तो आपका काम है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। और अगर आप हिंदुस्तान पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाएं। बाकी कल फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।